डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था फ्रंट एंड और बैक एंड को। और क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ज़रा काइंडली आप लोग बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें। फ्रंट एंड के बारे में मैंने बताया था, फिर आप लोगों को मैंने बैक एंड के बारे में बताया था। ठीक है, और अब आगे हम क्या करेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे लैंग्वेजेस को। ठीक है, कि फ्रंट एंड के अंदर हम कौन सी लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं और बैक एंड के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है, जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, जिसके अंदर आप सारे के सारे अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड होता है। ठीक है, और बैक एंड होता है कि जिस तरह से हमारा डाटा फ्लो कर रहा होता है, जिस तरीके से हमारा डाटा फ्लो कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं बैक एंड। ठीक है, बैक एंड बेसिकली काम ये कर रहा होता है आपकी डेटाबेस और फ्रंट एंड के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, या जो भी डाटा हमने भेजना और जो भी रिसीव करना होता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स देना, तो ये काम कौन कर रहा होता है, हमारी बैक एंड कर रहा होता है। ठीक होगी बात। और सेकेंडली अब ये है कि आप लोगों को बताना है कि हमारे पास फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और बैक एंड में कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि क्या नाम है उसका, इसकी बेस लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, वेबसाइट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट का आगाज़ करने से पहले ना आप लोगों को कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करनी है, वो हमारे पास टूल्स जो होते हैं जो हम अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जहाँ पर आप अपना कोई भी कोड लिखते हैं, मतलब आप जहाँ पे अपने कोड को राइट कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि आप किसी जगह पे पढ़ने जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी के जिस जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं ना, जिस जगह पे आप बैठ के आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लाइक आपकी एक क्लासरूम है, तो आपने कह दिया कि ये एक एनवायरनमेंट है, आपकी स्टडी का एक एनवायरनमेंट है। इसी तरह आप किसी किचन में काम कर रहे हैं, आप किचन में, आपको पता है कि अच्छा यार ये किचन है तो इसमें कुकिंग ही हो सकती है, तो वो आपका क्या होगा, कुकिंग एनवायरनमेंट आपका वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग का एक एनवायरनमेंट होता है जो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अपना एक करते हैं, उसका मामला होता है। अब जहाँ पे हम लोगों ने अपने कोड को लिखना है, उधर हमारे पास कोई ना कोई एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आईडीई कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आईडीई कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने कोड को लिखते हो, आप जिस मर्जी लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो, चाहे आप HTML कर रहे हो, आप CSS कर रहे हो, आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, आप पाइथन कर रहे हो, तो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई मेरा इंटरनेट शो कर रहा है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? काइंडली जरा बताइएगा, आवाज़ सबको क्लियर है? जरा काइंडली अगर क्लियर है तो जरा थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोग कोई काम करते हो ना, मतलब जब भी आपने कोडिंग करनी है ना, तो कोडिंग करते टाइम पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपने कोड लिखना है। फिर जब वो कोड आप लिख लोगे, तो उस कोड को लिखने के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, आपने उसको रन करना है। अब मतलब ज़ाहिर सी बात है, जो आपने इनपुट दिया, अब ज़ाहिर सी बात है उसका आउटपुट भी आपने लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो जो भी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डाला बाय यूजिंग कोड, ठीक है, तो उस वो जो चीज़ होती है ना, उसका जो आउटपुट होता है ना, वो हमें एक, जो HTML आपने लिखा, आपने CSS लिखा, आपने कोई भी अपना कोड लिखा अपने IDE के अंदर, तो उसको आपने क्या किया, उसका आउटपुट देखने के लिए आप यूज क्या करते हो, ब्राउजर का यूज करते हो। ठीक है, इनपुट आपने अपने एनवायरनमेंट और आउटपुट आपने कहाँ पे ले लिया, अपने ब्राउजर के अंदर। अब ब्राउजर हमारे पास क्या होता है, ब्राउजर हमारे पास आपका मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, आपका गूगल क्रोम हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ब्राउजर्स आते हैं जिसके ऊपर आप अपना जो भी कोड आपने लिखा है उसका आउटपुट आप देखते हो। अब ब्राउजर के ऊपर बेसिकली जो भी आप, अगर अब इन शॉर्ट अगर मैं ये बात करूं कि जब भी आपकी वेबसाइट बनती है तो वो आपके ब्राउजर पर लोड होती है। ठीक है, ब्राउजर पर लोड होने के बाद वो आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। समझ रही बात, मतलब कि पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि वो आपको रन, आपके कोड को रन करता है, आपके कोड को चेक करता है कि आपके कोड में क्या क्या चीजें
ठीक हैं, क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या आपके पास, आपके कंप्लीट कोड को वो रीड करता है। ब्राउजर आपके कंप्लीट कोड को वो रीड करता है और रीड करने के बाद आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो आपके कोड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। ये दो एक हमारे पास चीजें आती हैं, लाइक हमारे पास एक आ गया आईडीई और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ब्राउजर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा होता है, जो हमारे पास एक जहाँ पे हम अपना इनपुट दे रहे होते हैं, जहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल रहा होता है। अब ये होगी हमारे पास दो एनवायरनमेंट्स जहाँ पे हम अपने इनपुट और आउटपुट को देख रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक क्या चीज आती है कि जब आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, आप अपनी कोई भी वेबसाइट को आपने डेवलप कर लिया, तो डेवलप करने के बाद माइंड में क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी किसी मतलब मार्केट में जाते हो और वो आपका इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप काइंडली ये बताएं कि आपके ब्राउजर के ऊपर आपकी वेबसाइट किस तरह से लोड होती है और किस तरह से फ्लो चलता है। मतलब देखो ना, आप एक सोचने वाली बात है कि आपने एक वेबसाइट बना दी और आपके ब्राउजर के ऊपर वो चल रही है, तो ब्राउजर के ऊपर कैसे चल रही है, किस तरह ब्राउजर को, वो ब्राउजर के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो आपको वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली हमारा जो ब्राउजर होता है ना, जो कंप्लीट हमारा ब्राउजर होता है, वो हमारे डोम के ऊपर चल रहा होता है कंप्लीट। मतलब कि जो हमारा HTML होता है ना, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमारे HTML की बेस पे हमें मिल रहा होता है। लेकिन इधर जो लॉजिकली पीछे चीजें चल रही होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइक मैंने आप लोगों को एक बात कही बताई थी कि जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो आपके दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक आपका फ्रंट एंड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड से आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स भेजते हो, मतलब सॉरी रिक्वेस्ट भेजते हो। रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, सर्वर के पास, लफ्ज सर्वर। ठीक है, सर्वर एक बड़े सिस्टम्स होते हैं जो यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और रिक्वेस्ट के बाद वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि उनका काम है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्स करना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्स करना। अब इसी तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या सिस्टम होता है, जब भी कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसको कोई ना कोई डीएनएस मिलता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जैसे कि कोई ना कोई नाम होता है हमारे पास। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई फेसबुक, किसी बंदे ने फेसबुक बनाई, उसका उसने नाम रखा www. ये तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब उसका डोमेन नेम क्या है, उसका डोमेन नेम है हमारे पास फेसबुक। इसी तरह गूगल, तो गूगल हमारे पास क्या है, डोमेन नेम है। फिर इसी तरह हमारे पास क्या आता है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हमारे पास क्या डोमेन नेम है। अब ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये डोमेन नेम क्यों यूज किया गया और इसका पर्पस क्या है, बेसिकली को याद रह सके कि यार इस वेबसाइट के, मतलब इस वेबसाइट को अप्रोच करने के लिए हमें इस वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह ठीक है, तो ये सिस्टम है हमारे पास कि जो हमारे पास डीएनएस होता है ना, डोमेन नेम, बेसिकली एक मेमोरेबल, मतलब किसी वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट को याद रखने के लिए ना, उसको हम डोमेन नेम को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बैक पर हमारे पास क्या होती है, इंटरनेट बस थोड़ा सा यहाँ पे इशू करता है। आवाज आ रही है सबको मेरी, कोई मसला तो नहीं है, आवाज क्लियर है सबको। ये हमारे पास ना आईपी, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट, जी इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। आपको लास्ट टाइम पे भी एक लिंक शेयर किया था, वो आप उधर से आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज थी हमारे पास कि आपने उसमें देखा कि आपके पास आईपी आपका होता है, वो आईपी जो सा होता है ना, वो आईपी आपके डीएनएस के पास, मतलब डीएनएस के ऊपर ना आपका आईपी मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स के ऊपर आपकी वेबसाइट चल रही होती है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। अब आपकी वेबसाइट का कोई ना कोई, हर वेबसाइट का, मतलब कोई भी वेबसाइट है उसका कोई ना कोई आईपी होता है। ठीक है ना, मतलब कि मतलब जैसे कि कोई भी आप डिवाइस ले लो, इसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है
और उस एड्रेस की बेस पर आपकी जो रिक्वेस्ट होती है ना वो सर्वर के पास जाती है। कि जैसे कि आपने गूगल पे लिखा www.google.com, अब जो google.com आपने लिखा है ना वो हमारे पास रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। वो रिक्वेस्ट वो google.com नहीं जा रहा, वो क्या जा रहा है हमारे पास वो आईपी जा रहा है, वो आईपी सर्वर के पास जा रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? वो आईपी सर्वर के पास जाता है और वो क्या करता है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी होती है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? वो जैसे ही उस रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसने देखा कि इस आईपी के बेस पे कोई ना कोई हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है, या कोई वेबसाइट या कोई हमारे पास कंटेंट या कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये सिनेरियो रिस्पॉन्स का और रिक्वेस्ट का जाता किस तरीके से, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP या HTTPS की बेस पे। मतलब कि जो भी आपके पास रिक्वेस्ट जाती है ना वो HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि आप इधर प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे होते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। कि हाइपर टेक्स्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं और ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। आप अपनी कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो वो या तो HTTP की फॉर्म में होती है या हमारे पास क्या होती है HTTPS। HTTPS का मतलब है सिक्योर, कि आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर वेब के ऊपर चल रही है, वो सिक्योर्ड है। मतलब कि जिस वेबसाइट के ऊपर सिक्योर होता है ना, एस लिखा होता है, इसका मतलब वो सिक्योर है, उसके लिए कोई ना कोई लॉगिन या कोई ना कोई ऐसी चीज हमारे पास मौजूद होती है जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट को देखते हो कि यार ये सिक्योर्ड। HTTP कोई भी अप्रोच कर सकता है उस वेबसाइट को, ठीक है, तो वो ओपन हमारे पास सोर्स होती है जिसे हम HTTP कहते हैं। अब हमारी वेबसाइट इसी तरह जो रिक्वेस्ट जाती है वो HTTPS या HTTP के थ्रू सर्वर के पास जाती है, और सर्वर देखता है कि अब ये HTTP या HTTPS क्यों यूज किया जाता है, वो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट देखता है कि किस तरह की टाइप है। वो चेक कर रहा होता है कि ये बंदा ऑथराइज इस वेबसाइट के लिए है या जो भी, वो उसके अंदर ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा होता है। HTTPS या HTTPS की मतलब मुकम्मल डिटेल है, वो बाद में देखेंगे। सिर्फ हम ये अभी मोटिव ये है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी वेबसाइट हमारे ब्राउजर के ऊपर लोड होती है, या किस तरह हमारे ब्राउजर के पीछे सारा का सारा एक सिस्टम, एक सर्कल चल रहा होता है। ठीक है, कि पहले मैंने बताया कि डोमेन नेम सिस्टम हम यूज करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारा आईपी मौजूद होता है, जो उस आईपी के बेस पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट जाती किस तरीके से है, इन द फॉर्म ऑफ HTTP या HTTPS की बेस पे हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है, किसके पास, सर्वर के पास। अब सर्वर देखता है कि क्या इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमारे पास जो आई है, क्या उसके यहाँ पे कोई ना कोई रिकॉर्ड या कोई ना कोई कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो कोई ना कोई कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होता है तो वो हमें उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी डाटा पड़ा होता है या उससे रिलेटेड जो भी डाटा पड़ा होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है एज इट इज। अब वो जो डाटा आता है हमारे पास, हमने उसको हाइपरटेक्स्ट की बेस पर रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी आपको हाइपरटेक्स्ट की बेस पे ही रिस्पॉन्स करेगा। मतलब कहते हैं ना, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा ना। तो HTTP हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हाइपरटेक्स्ट होते हैं, ठीक है, जो ब्राउजर्स को अंडरस्टैंड करना मतलब जानते हैं। हाइपरटेक्स्ट लाइक कोई भी टैग्स की बेस पर होता है जिसे हम HTML कहते हैं। HTML भी बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? अभी मैं हाइपरटेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कि हाइपरटेक्स्ट होती क्या। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आपको रिस्पॉन्स आता है वो आपकी डोम से कहते हैं, डोम, ठीक है ना, ये डोम, ठीक है ना। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि सारा का सारा आपका जो कंटेंट आपके ब्राउजर पे लोड होता है ना, वो आपके पास HTML की फॉर्म में आपके पास डाटा लोड होके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? फिर उसके बाद आपके पास CSS भी लोड होती है आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट भी लोड होती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कैसे लोड होती है, वो हमारे पास कुछ ब्राउजर्स के इंजन्स होते हैं, जो इंजन्स को क्या कर रहे होते हैं, वो चलाते मतलब यूज करते हैं, और उस इंजन की बेस पे हमारे पास पूरी की पूरी हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होती है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको मैं इंजन्स के बारे में बताऊंगा कि ब्राउजर्स इंजन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? होप ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी ना क्लेरिफाई हुई होगी कि किस तरह से एक वेबसाइट हमारी ब्राउजर के ऊपर लोड होती है और किस तरह से एक वर्क फ्लो चलता है। समझ आ रही बात? जो भी आप डोमेन नेम आप परचेज करते हो या आपकी वेबसाइट का कोई भी डोमेन है ना, तो उसके बेस पे हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई हर वेबसाइट का कोई ना कोई आईपी होता है। अब हम भेजते तो क्या है www.google.com, लेकिन google.com नहीं जाता, वो उसका आईपी जा रहा होता है। कि आपने कहा कि गूगल का पीछे ये आईपी है, वो आईपी जाता है किसके पास, सर्वर के पास। किस तरह जाता है, किसकी बेस पे जाता है, HTTP HTTPS की बेस पे जाता है। हमेशा याद रखना
कि जब भी, जैसे कि मैंने कह दिया कि हमारा आईपी आ गया 192.9 इस तरह आ गया, इस तरह करके ना 172.8.13.4 इस तरह करके हमारे पास आईपी होता है, और उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है पर हमारे पास HTTP या HTTPS, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वेस्ट हमारे पास होती है कि इस तरह की रिक्वेस्ट जाती है, या HTTP या सिक्योर नेट, या तो हमारे पास क्या होता है ओपन नेट हमारे पास होता है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये चीजें समझ आई कि नहीं है कि किस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट किस बेस पे जाती है और हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलना होता है, हमारा कोई ना कोई रिस्पॉन्स में हमें कोई ना कोई हमारी वेबसाइट हमें लोड होके, अब वेबसाइट जो लोड होती है वो किस तरह होती है, HTML की फॉर्म में हमारे पास वेबसाइट लोड हो रही होती है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ना निकाला था, मैं आपको शेयर करता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ सारा, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है सबको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना, इसका मैंने एक छोटा सा इसका निकाला था, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा। कहते हैं कि जब कोई वेबसाइट ब्राउजर पर रन होती है तो उसके पीछे का प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है। लाइक ऊपर रिक्वेस्ट हमारे पास क्या आती है, ब्राउजर रिक्वेस्ट। जब आप ब्राउजर जैसे क्रोम फायरफॉक्स में यूआरएल टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया, कॉपी आ गया www. फॉर एग्जांपल कोई भी आ गया हमारे पास .com, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को HTTPS। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट इस टाइप की होती है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स सिक्योर, ठीक है। और आगे जो ये हमारे पास पूरा लिखा नजर आ रहा होता है ना, ये हमारे पास डोमेन नेम होता है, ठीक है। अब ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर से पूछता है, फॉर एग्जांपल example.com का IP एड्रेस क्या है। मतलब कि जो DNS है ना, डोमेन नेम सिस्टम है, वो कहता है कि भाई हमारे पास जो आपको ये कोई भी जैसे facebook.com google.com कोई भी हमारे पास .com है, उसका IP एड्रेस है। ये केवल पूछता है बोला DNS, ठीक है, सर्वर से पूछता है कि इसका हमारे पास क्या है। वो DNS उस डोमेन का IP एड्रेस रिटर्न करता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी आ गया, कोई भी जैसे हमारे पास आ गया तो उसका ये IP उसने रिटर्न कर दिया। DNS उस डोमेन का करता है, जो भी हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, उसका हमें IP रिटर्न कर देता है। क्या बोला, वो सर्वर से पूछता है और हमारे पास क्या कर देता है, उसका IP रिटर्न कर देता है। फिर आगे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं किस तरह की, या तो हम HTTP रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हैं, या तो हम क्या करते हैं HTTPS रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेजते हैं। IP मिलने के बाद ब्राउजर HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर को, ठीक है। जो भी सर्वर है आपने बैकएंड पे, जो भी सर्वर आपने जावा पे बना रहे हो, आप .NET पे बना रहे हो, पाइथन पे बना रहे हो, जिस भी तरह का आपके पास सर्वर पड़ा हुआ है, उस सर्वर के पास जाती है रिक्वेस्ट। किस तरह की, दो तरह की होती है, या तो HTTP होती है या तो HTTPS रिक्वेस्ट होती है। इस पूरे सिनेरियो को अपने माइंड में बिठा के रखना है। ये इंटरव्यू के अंदर एक पूरा फ्लो पूछा जाता है। आज मेरे माइंड में चल रही थी बात, तो मैंने कही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ये चल जाती है, फिर उसके बाद वेब सर्वर जो होता है, जो भी हमारा सर्वर होता है, वो क्या करता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि इसने यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस बताई हुई हैं, ठीक है, जैसे कि अपाची, नजिक्स, हमारे पास नोड, इस तरह जैसे हमारे पास कुछ सर्वर होते हैं। पाइथन में बनाते हैं अपना सर्वर, हम जावा स्प्रिंग बूट पे बनाते हैं अपना सर्वर। इस तरह हम मल्टीपल क्या करते हैं, सर्वर्स करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देता है। जो भी आपका सर्वर होता है वो आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स क्या करता है, आपको एक HTML फाइल रिटर्न करता है, साथ में लिंक्ड रिसोर्सेज लाइक CSS आपको प्रोवाइड कर देता है, आपका जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी, आपकी जो इमेजेस होती हैं, जो कुछ भी होता है वो आपके ब्राउजर पर लोड करवा के आपको प्रोवाइड कर देता है। दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो कि जिस तरह से आपका यार इंटरनेट थोड़ा सा ना ऐसे चल रहा है बस, थोड़ा सा वेदर यहाँ पे आज इस तरह से चल रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं वेदर थोड़ा सा ना बस इस तरह का कि इंटरनेट बस इस तरह चल रहा है। आपका इधर कैसा है, आप लोगों को मेरी तरफ से इशू आ रहा है, क्या हो रहा है, मुझे ये घंटी जरा बताइएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी फिलहाल? आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं है अभी तक? फिलहाल जो मैंने कुछ अभी तक बताया वो आप लोगों को क्लियर है कि किस तरह से एक वेबसाइट बनती है और वेबसाइट किस तरह ब्राउजर पर लोड होती है। मैंने ये कंप्लीट एक साइकिल आप लोगों को समझाया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? DNS हमारे पास क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, हमारे पास सर्वर से उसका IP पूछता है, और IP जो सा होता है वो जो भी हमारे पास होता है IP आता है वो जाता है सर्वर के पास, रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट किस तरह जाती है, दो फॉर्म्स होती हैं, या तो HTTP या तो HTTPS की फॉर्म में रिक्वेस्ट होती है। और जो भी रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेजते हैं वो हमें क्या करता है, आप सामने रिस्पॉन्स कर देता है और हमारी वेबसाइट के ऊपर वो HTML की कंप्लीट फाइल जो लोड होकर हमारे सामने आ जाती है।
दिस इज द कंप्लीट सर्कल ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट। आपने थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए यार, डीएनएस क्या होता है। अच्छा यार, रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट करता है? सर्वर का काम है। सर्वर का काम एक ही है, सर्वर का काम एक ही है, या तो वो कोई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या रिस्पॉन्स करता है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्स, एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्स, सर्वर एक ही काम कर रहा होता है। समझ रही बात? नहीं, या तो आपने जब भी रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट करनी किसको है? हमेशा ध्यान रखना, अपने सर्वर को। आप जब भी कोई ना कोई, आप देख ना वहां पे कहते हो यार गूगल के बड़े बड़े सर्वर्स मौजूद हैं, फेसबुक के सर्वर्स मौजूद हैं, ठीक है ना, मतलब उनके वेयर हाउस में वहां बड़े बड़े सर्वर मौजूद। सर्वर क्या एक बड़े सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आप मैक्सिमम रिक्वेस्ट क्या कर सकते हो? आप भेज सकते हो, ठीक है ना। मतलब वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा होता है और अपने डेटाबेस में चेक कर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स भेज रहा होता है विद इन अ सेकंड, विद इन नैनो सेकंड, मतलब जो भी मिली सेकंड्स के अंदर आपको क्या कर रहा होता है? वो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, सॉरी रिस्पॉन्स भेज रहा होता है आपका जो सर्वर होता है। समझा रही बात? आप सर्वर के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आप नोड जेएस यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो क्या नाम है, नेस्ट जेएस यूज कर सकते हो, आप पाइथन यूज कर सकते हो, आप जावा स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हो, आप डॉट नेट कोर यूज कर सकते हो। मतलब जो भी आप अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, आप जैसे कि मेरा ये सिस्टम है ना, ये भी मेरा एक सर्वर ही है, मैं इसको भी अपना एक सर्वर बना सकता हूँ। आपका अपना जो लैपटॉप है, आप उसको अपना एक सर्वर बना सकते हो, ठीक है ना। सर्वर डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आप बैकएंड पढ़ोगे तो इंशाल्लाह वो भी चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सर्वर कोई ना कोई कंप्यूटर ही होता है, सर्वर कोई ना कोई कंप्यूटर ही होता है जो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दो, रिस्पॉन्स कर रहा होता है। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। जब भी आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनानी है, जब भी आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनानी है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि HTTPS और या HTTP, इसके स्टार्टिंग के दो अगर हम लेटर्स को देखें, वहां पे लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। इसी तरह जब हम बात करते हैं ना HTML की, आपको कंप्लीट एक रोड मैप पहले देते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उस न्यू फाइल के अंदर हम लिख लेते हैं क्या बोला, यहाँ पे लिख न्यू फाइल, इस तरह आ गई हमारे पास, और यहाँ पे आपने लिख लिया इसको सेव। ये आपके पास जो आपको नजर आ रहा है ना, आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर ना ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। ये आपने अपने सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, सब स्टूडेंट्स ने ये इंस्टॉल लाजमी कर लेना है। ये आपका एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी कोडिंग करनी है। आप लोगों ने जो भी कोड लिखना है आपने अपने इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही लिखना है। इसे कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ये आप लोग लिख लें, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप लोग लर्निंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे HTML को, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे CSS को, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अब ये चीजें हैं क्या? असल में तीन चीजें, अभी मैं डिटेल में आगे मजीद नहीं जाऊंगा जब तक ये तीन चीजें क्लियर नहीं होंगी। जावास्क्रिप्ट का क्या छोड़ दो, रिएक्ट क्या है, मन क्या है, नोड जेएस क्या है, व्हाटएवर, यू शुड ट्राई टू लर्न दीज 3 मॉड्यूल्स। फोकस आपका इन 3 मॉड्यूल्स पे होना चाहिए। समझा रही बात? की नहीं आ रही? ये 3 मॉड्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे CSS क्या होती है, ये बेसिक्स है, ये बेस है आपकी, ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप आगे भी इस चीज को मूव कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं HTML का काम क्या है, CSS का काम क्या है और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। HTML बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML कभी भी कोई पूछेगा दिस इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। समझ रही बात करें? अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है ये भी आप लोगों को बताएंगे। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, लाइक हमारा कोई ना कोई, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे हाइपर लिंक्स होते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी जब वेबसाइट बनती है ना, वो हमारे पास वेब पेजेस के मिलने से बनती है। जब भी आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वेबसाइट हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस के। जब दो डिफरेंट वेब पेजेस मिलते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, कंप्लीट एक वेबसाइट बनती है। तो इसी तरह जो हाइपर टेक्स्ट होता है ना हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, एंकर टैग होता है, जो क्या कर रहा होता है, मल्टीपल टैग्स इसके अंदर मौजूद, मतलब कोई भी टैग हो गया हमारे पास, ये टैग होते हैं, ये हमारे पास टैग होते हैं, जो इन टैग्स को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है।
मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो टैग बेस होती है, मतलब कि जो टैग्स पे डिपेंड कर रही होती है ना, ऐसी लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो टैग्स पर बेस कर रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज। और ये मार्कअप लैंग्वेज हमेशा रन होती है किसके ऊपर? हमारे ब्राउजर के ऊपर। मार्कअप लैंग्वेज हमेशा किसके ऊपर रन होती है? ऑलवेज 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 लिखा गया, ऑलवेज रन इनटू आवर ब्राउजर, मतलब कि हमेशा ये हमारे ब्राउजर पर ही रन होती है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो टैग बेस हमारे पास होती है। अब यहाँ पे वर्ड टैग यूज किया मैंने, टैग। अब ये टैग हमारे पास क्या होते हैं? टैग हमारे पास ना दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? ओपन टैग, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? क्लोजिंग टैग, क्लोज टैग। ठीक है, एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोज टैग। ओपन टैग हमारे पास क्या होता है कि जब आप कोई भी कंटेंट अपना लिखना चाहते हो ना, जैसे आपने कोई भी कंटेंट लिखा, तो उसके लिए आप कोई भी अपना टैग को ओपन करोगे, कोई भी आपका टैग हो सकता है। ठीक है, अब आपने अपने टैग को इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन ऐसा लिखा, तो आपका टैग क्या हो गया? ओपन, जैसे कि दरवाजा खोल दिया। यहां पे आपने लिखा कंटेंट अपना हेलो वर्ल्ड, आपने अपना कोई ना कोई कंटेंट लिखा, और यहां पर आपने इस टैग को इस स्लैश के थ्रू क्या कर दिया? आपने इसको बंद कर दिया। ये कंप्लीट जो बना ना आपके पास, इस कंप्लीट को हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है एक एलिमेंट बनता है, ये एक कंप्लीट एलिमेंट है। ये ओपन टैग, इसके अंदर आप लोगों ने लिखा कंटेंट, और इस कंटेंट को आपने कर दिया क्लोज। ठीक है, सॉरी, इस टैग को आपने कर दिया क्लोज कर दिया। और इसी तरह से ये जो एक कंप्लीट एक लाइन लिखी है ना, ये एक कंप्लीट एलिमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। समझ रही बात? करनी है हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है। समझ आ रही बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को है तो मुझे बता दो। हाइपर टैग, ये सॉरी, HTML हमेशा यूज की जाती है। HTML को जब भी आप यूज करते हो, HTML हम यूज करते हैं हमेशा अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को लिखने के लिए। कोई भी किसी भी किस्म का कंटेंट, आपने इमेज ऐड करनी है, आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, आपने वीडियो लोड करनी है, आपने कोई लिंक क्रिएट करना है, आपने कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वो हमेशा आपने किधर लिखना है? अपने HTML के अंदर। HTML हमेशा यूज किया जाता है कोई भी कंटेंट ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर। अपनी वेबसाइट को खूबसूरत करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS हमारे पास क्या होती है? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये हमारे पास एक शीट होती है, स्टाइलिंग शीट होती है। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है हमारे पास ये। ठीक है, स्टाइलिंग शीट होती है जहां पर आप अपना क्या कर रहे हो? अपने कोई भी, ठीक है, ये हमारे पास स्टाइलिंग शीट होता है। यहां पर वर्ड कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि स्टाइलिंग रूल्स होते हैं आपके पास, कोई ना कोई आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनकी बेस पर आप अपने इस HTML को स्टाइल करते हो। मतलब आपने कोई भी कोड लिखा, आपने लिखा यार इसका कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, ये दिखने में बड़ा होना चाहिए, इसके स्ट्रेट लाइन में नजर आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने बाकी स्टाइलिंग का काम करना है वो ओवरऑल आपने करना है अपनी CSS के अंदर। HTML यूज करते हैं आप अपनी कोई भी वेबसाइट में कंटेंट ऐड करने के लिए, इसी तरह CSS यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए, उसके अंदर डिजाइनिंग, स्टाइलिंग, फोंट को छोटा करना, बड़ा करना, फोंट्स को अरेंज करना, किस तरह रो में करना है, कॉलम में अरेंज करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, टॉप पे करना है, सेंटर पे करना है, बॉटम पे करना है। जिस तरीके से भी आपने अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करना है, वेबसाइट को मैनेज करना है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? अपनी CSS का यूज करेंगे। HTML यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करने के लिए, वेबसाइट्स के अंदर वेब पेजेस को लिंक करने के लिए। CSS क्या करते हैं कि उन एलिमेंट्स के ऊपर आप लोगों ने कोई ना कोई स्टाइलिंग करनी है, कुछ ना कुछ आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को डेवलप करना है, खूबसूरत बनाना है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मतलब कि पेंटिंग शेंटिंग करनी है तो उसके लिए CSS यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं कि आपने गाड़ी बना ली, गाड़ी का स्ट्रक्चर बना लिया, उसके स्टीयरिंग लगा दिया, आपने उसका गियर लगा दिया, एक्सीलेटर, ब्रेक, सब कुछ रेडी हो गया। अब आगे उसके एक्शंस परफॉर्म करने के, ये बटन पे प्रेस करेंगे तो हॉर्न प्रेस होगा, इस एक्सीलेटर पे प्रेस करेंगे तो गाड़ी चलेगी। ठीक है, ये स्टीयरिंग को मूव करेंगे तो टायर टर्न होगा। ठीक है ना, इसको बटन की को हम चलाएंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये एक्शंस होते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर
करते हो। लाइक मैंने कहा कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, इस बटन पे क्लिक करें तो ये चीज ओपन होनी चाहिए, ये कंटेंट अपडेट हो जाए डाटा को, जैसे कि ना आप डाटा अपडेट करना चाहते हो, डाटा डिलीट करना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ भी आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या एक्शंस को भी अपने परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। ठीक है, these are our three modules. HTML used to add the content in our website. CSS is used to add styling in our website, as well as if you want to if you want to perform any kind of actions in your website, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, JavaScript का यूज करते हैं। Have some confusion you can ask about these three modules. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपने HTTP और HTTPS के बारे में बोला कि वो सिक्योर और वो ओपन है, तो इसमें वेब डेवलपर का कितना रोल होता है सिक्योर करने के लिए और सर्वर प्रोवाइडर का कितना होता है? ये दोनों काम हम ही कर रहे होते हैं, एक डेवलपर ही कर रहा होता है। डेवलपर ही कर रहा होता है। आपने बताना था कि अपनी वेबसाइट को आपने क्या करना, अपनी वेबसाइट को आपने HTTPS पे रन करना है या आपने अपनी वेबसाइट को HTTP पे रन करना है। मतलब जैसे कि आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट है, आपके जैसे कि अपनी एक सिंगल वेबसाइट आपकी कोई भी आगे स्टैटिक जो अपने पर्सनल यूज के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, HTTP सिंगल पेज, जैसे कि आपके पास सामने आ रही है, आपने एक फुल लैंडिंग पेज बना दी है, वो आपका HTTP भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जैसे कि आपने कोई स्टोर बनाया, आपका कोई फेसबुक है जो सिक्योर है, आप चाहते हैं कि ये सिक्योर होना चाहिए, कोई बंदा ऑथराइज यूजर इसको एंटर हो सके, वरना कोई यूजर नहीं आ सकता। अब जब भी कोई ऑथराइज होगा उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, वो साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद अपनी डिटेल्स एंटर करेगा, वो अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद कोई ना कोई यूजर होगा ना, वो जब वो कोई यूजर होगा अपनी डिटेल्स एंटर करेगा, वो डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जब आपको डिटेल्स मिलेंगी देन ही आप उसको आप कहोगे ना कि ये एक ऑथराइज यूजर है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो इस तरह की रिक्वेस्ट हमारे पास क्या होती है, HTTPS पे आती है। मतलब कि जो एक अनऑथराइज यूजर आपकी वेबसाइट या आपके पेज को वो आपके कंटेंट को वो देख नहीं सकता। अगर कोई ऑथराइज है उस चीज के लिए वो तब भी कर सकते, अदरवाइज उसको नहीं कर सकते। समझ आ रही बात की नहीं? जब भी आप अपनी वेबसाइट का कोई डोमेन या होस्टिंग आप परचेज करते हो ना, तो होस्टिंग आप करते हो तो उसमें अंदर आप HTTP आप पे डिपेंड कर रहा होता है। आप अपनी वेबसाइट को किस तरह आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट आपकी किस पे रन करें, HTTPS पे करें या HTTP पे करें, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है एज अ डेवलपर। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हो, आप उस क्लाइंट से पूछते हो कि यार मैंने आप अपनी वेबसाइट किस पे चलाना चाहते हो, HTTP पे चलाना चाहते हो या HTTPS पे चलाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। सर सर्वर साइड पे जो सर्वर साइडर होता है वो उसका क्या कनेक्शन होता है? क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो सिक्योर करे उसे? सर्वर के ऊपर सर्वर का काम क्या होता है, सर्वर सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है। मतलब कि जो रिक्वेस्ट भेजना है और उसको करना, आप सर्वर को भी सिक्योर बना सकते हो। मेन चीज आपके सर्वर के ऊपर भी होती है। ये इसके ऊपर ना हमारे पास दो चीज होती है, इसे कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है ना, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम ना बाद में डिस्कस करेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है और क्लाइंट साइड मतलब कि रेंडरिंग क्या होती है बेसिकली हमारे पास, कैसे हमारा पेज, अभी सिर्फ जो मैंने बताया ना आप लोगों को, वो ये चीज बताइए कि हमारी वेबसाइट किस तरह से लोड होती है, दैट्स इट। ये पूरे के पूरे एक ट्री बनता है हमारे पास, ठीक है। इस ट्री के अंदर ना हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं। इन रिलेशंस को कहते हैं पेरेंट और चाइल्ड। जो आउटर एलिमेंट होता है ना वो हमारे पास होता है पेरेंट, और जितने उसके अंदर एलिमेंट्स आते जाएंगे वो उसके क्या बनते जाएंगे, चाइल्ड बनते जाएंगे। आउटर एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स, और उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। जैसे कि ये आपने लिखा ओपन टैग और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्लैश डाल दी तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ये चाइल्ड टैग हो गया। ठीक होगी बात, ये ओपन टैग और ये हमारे पास क्या हो गया, चाइल्ड टैग। अब ये हमारे पास क्या है, इसे हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। ये एक रूट एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा, ये देखो यहाँ पे आए तो ये एक एलिमेंट बन गया, इसके दरम्यान में कोई भी कंटेंट आ गया तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। समझा रही बात? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट। अब इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, इधर सेंटर में आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड। मतलब एक आप कभी वेबसाइट को एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करो, आप ह्यूमन स्ट्रक्चर देखते हो तो ऊपर हमारे पास क्या होता है, हेड, और नीचे पूरी की पूरी उसकी क्या होती है, एक ह्यूमन की बॉडी होती है। समझा रही बात की नहीं आ रही? हेड के बाद आपके पास क्या आता है, हेड के बाद आपके पास आती है बॉडी, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बॉडी। समझा रही बात? मतलब कि जितने भी ह्यूमन मतलब कि इंसानी अज़ा होते हैं वो सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। हेड के अंदर आपके पास क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आप हेड के अंदर यूज करते हो। मतलब आपने कोई लिंक करना है एक पेज को दूसरे पेज के साथ, या आपने कोई टाइटल ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, अपने हेड को यूज करते हो। अब इस HTML रूट एलिमेंट के दो चाइल्ड है, एक हेड चाइल्ड है
और दूसरे नंबर हमारे पास क्या आ गया, एक बॉडी। ये दो इसके क्या बन जाते हैं, चाइल्ड बन जाते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? होप सो आप लोगों को यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर इसका हम एक, जब भी आपने अपनी वेबसाइट बनानी है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो इस तरह आपको HTML हेड बॉडी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपने क्या करना है, अपना शिफ्ट कॉलन प्रेस करोगे, कॉलन प्रेस करते साथ ही आपको इस तरह का ये एक हिंट मिलेगा और आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको बना बनाया कंप्लीट एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। समझ रही बात की नहीं? आपको बना बनाया कंप्लीट बॉयलर प्लेट मिल जाएगा सबको। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी बच्चे को तो मुझे बताते हैं जरा काइंडली। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो मुझे बता रहा है। बॉयलर प्लेट बनी है, इसको हम रन करते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे लेक्चर 1 की एक फाइल बनाई थी, ये बड़ी हुई लेक्चर 1, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं और अपने लाइव सर्वर पे भी जाके इसके अंदर आप कर सकते हैं, वो आप लोगों को भी बता दूंगा मैं। ठीक है, लाइव सर्वर पे आप लोगों ने कैसे करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, टाइटल के अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं MI कोडिंग, तो आपकी क्या आ जाएगा, MI कोडिंग स्कूल इधर लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो भी अपने मतलब अपना ब्रांड जो भी बना रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइटल के अंदर ये चीज ऐड कर सकते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप अपने बॉडी के अंदर मेंशन करते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आपकी वेबसाइट के अंदर आप अपनी कोई भी किताब खोलते हैं तो किताब के अंदर क्या चीज होती है, आपकी हेडिंग्स होती हैं या आपके पैराग्राफ्स होते हैं। हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, ये चीज आपके पास आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। अब हेडिंग हमारे पास जब बात करते हैं ना, तो हेडिंग हमारे पास 6 टाइप्स की होती है। H1, उसके बाद हमारे पास आती है क्या बोला, H2, उसके बाद आती है हमारे पास इसी तरह H3, और हमारे पास क्या आती है इसी तरह हमारे पास H4, और हमारे पास क्या आती है H5, और क्या आती है हमारे पास H6। सबसे H1 हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी बोल्ड हेडिंग, फिर उसके बाद छोटी 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 H6 हमारे पास क्या है, सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेडिंग, HEADING हेडिंग, और इसी को क्या करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और यहाँ पे भी कर दिया मैंने पेस्ट, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, हेडिंग। हेडिंग सबसे बोल्ड बड़ी हेडिंग हमारे पास क्या है, H1, उसे छोटी H2, उसे छोटी H3, H4, H5, H6, ये हमारे पास क्या है, HTML की हेडिंग है। ठीक हो, के बाद ये 6 हमारे पास क्या आ जाती हैं, हेडिंग्स आ जाती हैं। ये 6 हेडिंग्स हैं जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपने हेडिंग ऐड करनी है किसी भी तरह की, तो आप इस तरह यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका क्या होता है कि जहां पे आपने उस हेडिंग से रिलेटेड कोई डिटेल लिखनी है, तो उसके अंदर आप क्या यूज करोगे, पैराग्राफ यूज करोगे। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पर आते हो और अपने इस वेब पेज को आप रन कर दो, दिस इज माय, ये आपकी हेडिंग है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी बच्चे को है तो मुझे बताएं, किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप लोग बता दें। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? यहाँ तक सब क्लियर है? आज का टॉपिक आप लोगों का यहीं तक था, इसको आप लोगों ने रिवाइज करना है। कल का टास्क आप लोग सुन रहे हैं, आपका जो टास्क होगा, आपने अपनी कोई भी किसी किस्म की किताब आपने पकड़नी है, बुक पकड़नी है, और बुक को आपने देखना है जहां पर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स हों, और उसको आपने टाइप करना है, और टाइप करके आपने एक छोटा सा वेब पेज अपने नाम का, यहाँ पे सबको अपना अपना नाम लिखा हो। ठीक है, कोई ना कोई ब्रांड कर ले, कुछ ना कुछ ऐड कर